हिंदी का भविष्य क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे, जिसमें मेरे साथ हैं डॉक्टर पूरेलाल जी। पहला सवाल है इनसे कि हिंदी शब्द भंडार और अव्यक्त के स्तर पर इतनी विकसित होने के बावजूद भी उसका एक स्वतंत्र इतिहास, एक स्वतंत्र व्याकरण और एक स्वतंत्र शब्दकोश क्यों नहीं बन पा रहा है? हिंदी देखिए इतनी सशक्त है, उसके पास आत्मसातीकरण की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उसने देसी विदेशी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करके अपने विशाल शब्द भंडार का निर्माण किया है। शब्द समृद्धि अद्भुत है उसकी, अभिव्यक्ति सामर्थ्य भी बहुत विकसित है। लेकिन इसके बावजूद जो है उसका एक स्वतंत्र इतिहास क्यों नहीं बन पाया है? एक स्वतंत्र व्याकरण भी नहीं है, स्वतंत्र शब्दकोश भी हमारे सामने नहीं आ पाया है। इसका कारण यह है कि स्वतंत्र इतिहास नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि हिंदी का एक स्वतंत्र इतिहास नहीं है, और स्वतंत्र इतिहास से ही किसी भाषा की एक स्वतंत्र पहचान बनती है। अब जब स्वतंत्र पहचान बनती है तो स्वतंत्र व्याकरण और स्वतंत्र शब्दकोश भी उसका बन जाता है। हिंदी का इतिहास संस्कृत का इतिहास नहीं है। जैसे संस्कृत का इतिहास एक आ गया, भारोपी परिवार की भाषा है, और भारोपी परिवार की जो उपशाखा जो इंडो ईरानी है, उसकी जो है उसे उस संबद्ध है वो। और हिंदी संस्कृत प्राकृत में बदल गई, और प्राकृत जो अपभ्रंश में, अपभ्रंश आधुनिक आर्य भाषा में। तो ये जो एक तरह से परंपरागत जो धारणा चली आ रही है, यानी संस्कृत सापेक्ष जो हिंदी का इतिहास चला आ रहा है, अब ये जो है बहुत विश्वसनीय या प्रामाणिक पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। अब तो इसको स्वीकार करने की जो है स्थिति भी, मना स्थिति भी नहीं बन रही है। तो ऐसे में हिंदी का इतिहास क्या है? देखा जाए तो हिंदी का इतिहास जो है संस्कृत से बहुत पूरा पीछे है। आर्य जो आए इस देश में प्राचीन काल में, वो लास्ट माइग्रेंट्स थे, यानी सबसे बाद में आए थे। उसके पहले अन्य जो है जातियां इस देश में आई थी, भूमध्य सागरी, पोस्टो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, अफ्रीकन, काकेशस, फिर आर्य जो है सबसे बाद में आए। तो यह है कि आर्य जो है उस समय स्वाधीनता आंदोलन के समय जो है इस आर्यों के जो नए वंशज दूज के रूप में थे, वो एक तरह से पश्चिम से जोड़ के देख रहे थे, खास रूप से जर्मन आर्यों से। तो एक तरह से उनकी भाषा भी, संस्कृत भाषा को भी वहीं से जोड़ा गया। संस्कृत भाषा को मध्य एशिया से जोड़ा जाए, क्योंकि मध्य एशिया से आ रहे थे, तो संस्कृत को भी अगर मध्य एशिया से जोड़ा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस इतिहास से हमें कोई परेशानी नहीं। संस्कृत अपना इतिहास जहां से चाहे वहां से जोड़ सकती है। लेकिन हिंदी का इतिहास ना तो संस्कृत से जुड़ा हुआ है, ना तो भारोपी परिवार की भाषा है, या भारोपी परिवार की उप शाखा इंडो ईरानी से उसका संबंध है। हिंदी का अपना स्वतंत्र इतिहास है, और उसके स्वतंत्र इतिहास का केंद्र भारत ही है, कोई यूरोप या एशिया नहीं। अब ये हिंदी का इतिहास कहाँ से फिर जुड़ता है? ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदी का इतिहास कहाँ से जुड़ता है? हिंदी का इतिहास सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई है। मुझे तो ऐसे लगता है कि दुनिया की कठिन से कठिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती, फिर मेसोपोटामिया है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ये जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सबकी लिपियां पढ़ी जा चुकी हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? सिंधु घाटी की लिपि अगर पढ़ी जा सके तो हिंदी का इतिहास खुद ब खुद अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हिंदी का इतिहास में जोर देकर कहना चाहूंगा कि हिंदी का इतिहास तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सके। सिंधु घाटी की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी जा सकेगी तो हिंदी का इतिहास वहीं से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता से। वो इस लिहाज से भी प्राचीनतम है क्योंकि हिंदी हिंदी की जो व्युत्पत्ति है, हिंदी की, वह जो है सिंधु से जोड़ा जाता है। इसलिए मैं हिंदी के इतिहास को सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी जा सकेगी तो हिंदी का इतिहास अपने आप स्पष्ट रूप से, ठोस रूप में हमारे सामने उभर के आ जाएगा। सर, हिंदी के स्वतंत्र इतिहास के निर्माण के लिए क्या करना होगा? हिंदी के स्वतंत्र इतिहास के निर्माण के लिए जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और प्रकाश पड़ने चाहिए। आप देखते हैं विदेशी विद्वानों ने और भारत के द्विज विद्वानों ने उस दिशा में बहुत काम किए हैं, लेकिन इस देश के जो मूल निवासी हैं, यानी दलित, आदिवासी, पिछड़े
उस वर्ग से आने वाले बुद्धिजीवियों ने अभी उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया। उन्हें हिंदी के इतिहास को खोजते हुए सिंधु घाटी सभ्यता तक जाना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता पर और अन्वेषण करना चाहिए, और अनुसंधान करने चाहिए, और रिसर्च करने चाहिए, और शोध कार्य करने चाहिए। साथ ही साथ सिंधु घाटी लिपि को भी पढ़ने की कोशिश होना चाहिए। सिंधु घाटी लिपि अगर पढ़ी जा सकेगी तो निश्चित है कि हिंदी को उसका अपना इतिहास मिल जाएगा। सर, हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पा रही, या उससे क्यों नहीं बनने दी गई, इसके पीछे क्या कारण है? आप देखते हैं कि हिंदी का इतिहास संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का इतिहास में माना जाता है। हिंदी का जो नहीं प्राचीन और मध्यकाल का जो इतिहास है वो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश का इतिहास है। और उसके बाद कहा गया 10वीं शताब्दी के बाद जो है अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आ गई। अब हिंदी को भी आर्य भाषा कहा जा रहा है, जबकि आर्य जो विदेशी मूल के हैं, हिंदी तो भारतीय मूल की भाषा है, भारतीयों की भाषा, भारतीय भारत के मूल निवासियों की भाषा है जो है। तो हिंदी आर्य भाषा नहीं है, पहले तो ये चीजें है। आधुनिक काल में जो है ये एक तरह से देखा जाता है तो जिस तरह की हिंदी भाषा के इतिहास का जिस तरह निरूपण किया गया है, उससे ये पहली बात तो ये है कि हिंदी का इतिहास जो है संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश का इतिहास है, यानी प्राचीन काल से मध्यकाल तक। और उसके बाद जो है हिंदी का इतिहास आधुनिक काल से शुरू होता है। और हिंदी का इतिहास आधुनिक काल में किस तरह है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, उसमें भी हिंदी के इतिहास को मिटाने वाली बात है। जब हिंदी का प्राचीन और मध्यकाल का इतिहास स्पष्ट नहीं होगा तो आधुनिक काल को भी धूमिल करने की कोशिश की जाएगी, और वैसा हुआ भी। हिंदी का इतिहास जो है आधुनिक काल में हिंदी उर्दू के विवाद के कारण जो है हिंदी का इतिहास और धूमिल हो गया, और हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होते होते रह गई। अब देखते हैं कि हिंदी उर्दू विवाद ने जो है जो मोड़ लिया, जो है हिंदी उर्दू जो है दोनों भाषाओं के माध्यम से हिंदू और मुसलमान जो है दोनों अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और इस वर्चस्व की लड़ाई जो है यहाँ तक पहुंची कि कांग्रेस ने एक हिंदुस्तानी रूप विकसित किया था, हिंदू मुस्लिम एकता की बात वो कर रहे थे, और जो है हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप हिंदुस्तानी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद जो उस हिंदुस्तानी को जो है राष्ट्रभाषा बनाना चाह रहे थे, और महात्मा गांधी जी का समर्थन भी प्राप्त था। लेकिन कांग्रेस की एक सभा में हिंदी समर्थक यानी संस्कृतिनिष्ठ हिंदी के समर्थक और हिंदुस्तानी के समर्थक दोनों के बीच मतदान हुआ, जिसमें आप देखते हैं कि संस्कृतिनिष्ठ हिंदी के पक्ष में 78 मत पड़े और हिंदुस्तानी के पक्ष में 77। केवल एक मत का अंतर था, यानी बड़ी जटिल परिस्थिति थी, बड़ी अनिर्णायक परिस्थिति जिसमें निर्णय करना बड़ा कठिन था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने बीच का रास्ता अपनाया होगा। उसने क्या किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बजाय हिंदी को राजकीय भाषा बनाने का निर्णय किया। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच जो है राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को रखा गया। अब देखें पहले अनुच्छेद में कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, संघ की राजभाषा होगी, राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसके बाद जो है अनुच्छेद 351 में जो है उसे जो है सामासिक भाषा बनाने की कोशिश की गई है, माने संश्लिष्ट सामासिक भाषा बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि भारत की सामासिक संस्कृति को, बहुआयामी संस्कृति को, बहुसांस्कृतिक जो समाज को प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन कहने का मतलब हिंदुस्तानी को महत्व देने की कोशिश की गई। अबुल आजाद ने जो उस समय शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में, उन्होंने हिंदुस्तानी को महत्व देने की कोशिश की, लेकिन हिंदी आंदोलन से जुड़े हुए विद्वानों ने उनकी इस कोशिश को बहुत कामयाब नहीं होने दिया। वो उनको व्यंग्यबाण सहने पड़ते थे, खास रूप से जो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के। तो हिंदी जो है आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने हिंदुस्तानी को फिर से स्थापित नहीं होने दिया। तो इस तरह जो है हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। डॉक्टर धर्मवीर की जो पुस्तक है 1989 में आई हिंदी की आत्मा, उसमें उन्होंने एक तो हिंदी की जो संकट को उन्होंने कहा कि हिंदी का जो मूल संकट है उसकी पहचान कर सके। दूसरी बात उन्होंने कही कि दलित सदियों से गुलामी के जीवन को जीता रहा है, और वह जो है आजादी के बाद वो सोच रहा था कि उसकी भाषा जो है राष्ट्रभाषा के स्तर तक पहुंचेगी,
यानी उसकी भाषा जो है को एक जो है राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिलेगी, पहचान मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिली है। वो जो है हिंदी उर्दू के विवाद ने जो है राष्ट्रभाषा के स्तर तक उसे नहीं पहुंचने दिया, और जो है हिंदी जो है राजकीय भाषा बन करके रह गई। और राजकीय भाषा के रूप में भी राजकीय भाषा के रूप में भी राजकाज की भाषा के रूप में उसे पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई है। तो इस तरह वो राष्ट्रभाषा नहीं मिल बन पाई है। राजकीय भाषा के रूप में भारतीय संविधान में जगह दी गई, इसके बावजूद भी उसे पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई। सर, एक प्रासंगिक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा बने बगैर उसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हो सकती है? हाँ, जब हिंदी का स्वतंत्र इतिहास नहीं है, स्वतंत्र व्याकरण नहीं है, स्वतंत्र शब्दकोश नहीं है, स्वतंत्र पहचान नहीं है, स्वतंत्र प्रतिष्ठा नहीं है, अपने देश के भीतर नहीं है, अपने राष्ट्र के भीतर नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान कैसे होगी? ये कहा जाता है कि हिंदी जो है विश्व के कई देशों में बोली जाती है, एक तरह से वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी की पहचान बनी है। लेकिन पहचान बनने से क्या है, पहचान तो थोड़ी बहुत बनी है, लेकिन बहुत प्रभावकारी नहीं हो पाई है हिंदी, बहुत प्रभावशाली नहीं हो पाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि भारत में भी वो बहुत प्रभावशाली नहीं है। भारत में आप देखेंगे कि हिंदी को भारतीय संविधान में राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन राजकाज में तो हिंदी ही चल रही है। आज भी आप देखेंगे तो राजकाज में सर्वाधिक जो है अंग्रेजी ही चल रही है, हिंदी नहीं चल रही है। हिंदी जो कुछ पठन पाठन में है, हिंदी में को जो है बहुत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो संरक्षण भी नहीं प्राप्त है, यानी सत्ता का संरक्षण नहीं मिला हुआ। जब भारत में राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला हुआ है, सत्ता का संरक्षण नहीं मिला हुआ है, तो विश्व में कहां से राजनीतिक सत्ता का संरक्षण मिलेगा? तो इस तरह जो है बिना भारतीय प्रतिष्ठा मिले, जो है बिना राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिले, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा या पहचान नहीं मिल सकती। सर, स्वाधीनता आंदोलन के समय भी और आज भी हिंदी का खास रूप से दक्षिण में विरोध क्यों हो रहा है? अब तो पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्यों में भी आदिवासियों के बीच से भी हिंदी के विरोध की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब स्वाधीनता आंदोलन के समय हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात थी, तो दक्षिण भारत में विरोध हुआ था, द्रविड़ क्षेत्र में खास रूप से उसका विरोध हुआ था। और उस विरोध क्यों हुआ था, ये इतिहास में बहुत स्पष्ट रूप से ये बातें नहीं मिलती हैं। मुझसे भी ये कई बार मैंने व्याख्यान दिया, इस पर मुझसे प्रश्न पूछे गए कि आखिरकार हिंदी का दक्षिण में विरोध क्यों हुआ, इसके क्या कारण? तो ये मुझे भी जो है, जब मैं छात्र था जो है, और लोगों से जो मैं सुनता हूँ, तो कहते हैं अरे वो दक्षिण के लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी तो हिंदी में सारे रोजगार जो है, हिंदी के जो जानकार हैं जो है, वो हिंदी वाले जो है सारे रोजगार ले जाएंगे और दक्षिण वालों को नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये बात जो है, जो गंभीर बात है, उस पर एक पर्दा डालने वाली बात है। असल बात यह है कि द्रविड़ देश के लोग हिंदी का विरोध इसलिए कर रहे थे, वो सांस्कृतिक कारणों से कर रहे थे। उनका यह मानना था कि हिंदी जो है संस्कृत निष्ठ, खास रूप से संस्कृत निष्ठ हिंदी संस्कृत निष्ठ है ही। आज जिस हिंदी हम चाहे बोलचाल में व्यवहार में प्रयोग करते हैं, या जो है शिक्षा, सिनेमा, लेखन और राजकाज में, वो सब जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी ही है। तो वो जो है समझ रहे थे कि हिंदी जो है वो ब्राह्मण संस्कृति का समाहक है, और अगर जो है हम हिंदी को ग्रहण करते हैं तो हमारी द्रविड़ संस्कृति कमजोर हो जाएगी। तो अपने द्रविड़ संस्कृति के संरक्षण के लिए, यानी द्रविड़ संस्कृति के भविष्य की चिंता को लेकर के उन्होंने हिंदी यानी हिंदू संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति की जो भाषा है उसका विरोध किया था। तो वो उनके हिंदी विरोध के पीछे उनकी सांस्कृतिक चिंताएं काम कर रही थी, यानी द्रविड़ संस्कृति को बचाने की चिंता उसके पीछे काम कर रही थी, इसलिए उन्होंने हिंदी का विरोध किया था। आज जो है आप देखेंगे कि इधर जो पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य हैं, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, वहां आप देखेंगे कि वहां ये कहा गया कि जो आदिवासियों की अपनी मातृभाषाओं में जो उनका साहित्य है, उनके जो धार्मिक सांस्कृतिक विचार हैं, यानी भाषा में तो संस्कृति होती है, तो ये था कि उनकी जो है उनके साहित्य का हिंदी में तर्जुमा होना चाहिए। तो आदिवासियों ने विरोध किया कि हिंदी में तर्जुमा नहीं होना चाहिए, उसका अंग्रेजी में होना चाहिए। तो उनकी भी वही सांस्कृतिक चिंताएं दिख रही हैं, हिंदी विरोध के, हिंदी में तर्जुमा नहीं होना चाहिए,
हिंदी में तर्जुमा होने के विरोध के पीछे भी उनकी सांस्कृतिक चिंताएं काम कर रही हैं कि हिंदी जो है हिंदू या ब्राह्मण संस्कृति की समाहक है, और अगर हिंदी में आदिवासी साहित्यों का तर्जुमा होगा तो वह विकृत हो जाएगा और वो प्रक्षिप्त हो जाएगा और उसकी जो है वास्तविक जो है साहित्यिक पहचान नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह ऐसा क्यों विरोध हो रहा है? स्वाधीनता आंदोलन के समय वो विरोध हुआ, अब जो है पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों में भी वो उसका हिंदी में तर्जुमा, आदिवासी साहित्य का हिंदी में तर्जुमे का विरोध हो रहा है। और अभी जानते उदयगिरी स्टालिन ने भी राष्ट्रभाषा का विरोध किया कि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो सकती है? और उन्होंने कहा कि अपसाड शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, जैसे गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और बहुत समृद्ध है, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा ये अपसाड बात है, मैंने हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इस तरह देखिए आज हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बाकी समुदाय क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? इसका कारण ये है, उसके कारण तो बहुत से कारण है। पहला कारण तो यह है कि हिंदी जो है एक तरह से संस्कृत की परंपरा की समाहक हो गई है, संस्कृत निष्ठ हो गई है और संस्कृत की माने ब्राह्मण संस्कृत की समाहक हो गई है। और हिंदी को इस रूप में यह रूप दे दिया गया है कि वह सर्व स्वीकार स्थिति में नहीं रह गई है, अब सर्व स्वीकार नहीं हो सकती है। हिंदी एक खास जो है सांस्कृतिक पहचान की भाषा बन गई है। आप देखेंगे कि हिंदी जो बेल्ट है, जिसे गोबर पट्टी कहा जाता है, काऊ बेल्ट कहा जा रहा है, तो हिंदी गोबर पट्टी की क्षेत्र है, यानी वो पौराणिक भाषा है, यानी एक संस्कृत की समाहक है या ब्राह्मण संस्कृत या हिंदू संस्कृत की समाहक है। ये खास सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है, एक खास सांस्कृतिक स्रोत की भाषा बन गई है। और इस तरह वो जो है हिंदी जो है जहां उसे जो है राष्ट्रभाषा बनना चाहिए, यानी पूरे राष्ट्रीय जीवन की समाहक होना चाहिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जीवन की समाहक होना चाहिए, अब वो केवल एक खास समुदाय की सांस्कृतिक जो है पहचान की समाहक बन गई है। इस तरह हिंदी एक तरह से रिड्यूस हुई है, वह राष्ट्रभाषा के रूप में जो पहले थोड़ा विकसित हो रही थी वो बाद में जो है राजकीय भाषा बन गई। अब तो वो राष्ट्रभाषा के विकास की संभावनाएं भी सीमित हो गई हैं। अब तो बहुत कहना कठिन है कि राष्ट्रीय जीवन की वो सांस्कृतिक भाषा के रूप में जो है शक्ल ले पाएगी, अख्तियार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है। तो हिंदी का विरोध इन्हीं कारणों से हो रहा है कि हिंदी जो है अब राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होने की उसकी संभावना नहीं बची है, बल्कि दिनों दिन रिड्यूस होती जा रही। आप देख रहे हैं कि हिंदी जो है पुराणों की भाषा, वेदों की, पुराणों की, संस्कृत भाषा की शब्दावली को ढोने वाली भाषा है। आम फाम या बोलचाल की भाषा नहीं रह गई है। दूसरी बात वो खास संस्कृत की भाषा हो गई है। तीसरी बात वो गोबर पट्टी की भाषा बन गई है, गोबर पट्टी की भाषा यानी जो है पौराणिक भाषा, जो है पुराणों की भाषा। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें जिस तरह की जो है घृणा, नफरत और हिंसा, जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, तो अब घृणा, नफरत और हिंसा की भाषा बन गई है। ऐसे में वो राष्ट्रभाषा होने की उसकी संभावनाएं जो है लगभग क्षीण सी हो गई है, पूरी तरह क्षीण हो गई है। राष्ट्रभाषा बनने की संभावनाएं अब बहुत कम रह गई हैं। अगर बनती हैं तो अच्छी बात है। जो है एक जो शरद पवार, स्वर्गीय शरद पवार, शरद यादव जो है नेता थे, जो है तो उनका निधन अब हो गया है। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हिंदी का उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक इस देश की गरीब जनता का उद्धार नहीं होगा। आप देखते हैं इस देश में गरीब जनता लगभग 90% है। 90% की भाषा तो है वो, लेकिन 90% की अब भाषा भी कहाँ रही। अब 90% की भाषा वो अब संस्कृतनिष्ठ भाषा जो है 90% की बोलचाल की भाषा, व्यवहार की भाषा कहाँ रह गई। वो जो है संस्कृत की परंपरा की समाहक हो गई, वो खास सांस्कृतिक परंपरा की समाहक हो गई। तो इस तरह जो है हिंदी के साथ जो है इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। हिंदी जो है बहुत सी त्रासदियों को झेला है और हिंदी इस स्थिति में पहुंच गई है कि खुद जो है सभी भारतीयों को स्वीकार नहीं हो पा रही है, तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान कैसे बनेगी। ये बहुत शानदार जवाब रहा सर, क्योंकि हम देखते हैं कि आधुनिक इस समय में जो दिग्गजों की परंपरा है, उनके धर्म ग्रंथ है,
उनका तर्जुमा हिंदी में किया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार भी खूब हो रहा है। जी तो एक तरह से उनकी धार्मिक भाषा हिंदी बन गई है। जी जी तो इसलिए भी इसका विरोध अन्य भारत के अन्य राज्यों में हो रहा है। फिर अंतिम सवाल है कि भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, उसके बावजूद भी हिंदी पूर्ण राजकीय भाषा नहीं है, जबकि सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी छाई हुई है। आज की सत्ता की भाषा अंग्रेजी बनी हुई है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई थी, लेकिन राजकीय भाषा के रूप में वो संविधान में स्थापित हुई। और उसके बाद जो है एक सहभाषा अधिनियम जो है पास किया गया, सहभाषा अधिनियम। और उसमें यह प्रावधान किया गया कि हिंदी के साथ साथ जो है अंग्रेजी भी जो 20 साल तक जो है प्रयुक्त होती रही। लेकिन उसके बाद जो है वो 20 साल के बाद भी चल रही है। तो आज देखें कि हिंदी भले राजभाषा हो, राजकीय भाषा हो, राजकाज की भाषा हो, आज हम एक आदर्श के रूप में या तो कह देते हैं कि हिंदी जो है स्कूलों की भाषा है, शिक्षा की भाषा है, फिल्म की भाषा है, राजकाज की भाषा है, और लेखन की भाषा है, साहित्य की भाषा है। ये तो हम आदर्श के रूप में कह देते हैं। और ये जब आदर्श कहते हैं तो लगता है कि हिंदी जो है पूरी तरह राष्ट्रव्यापी भाषा है। लेकिन यह केवल आदर्श ही है, व्यवहार में ये सच्चाई नहीं दिखती है। ये ठोस व्यावहारिक सच्चाई नहीं। ठोस व्यावहारिक सच्चाई ये है कि राजकाज हो या जो है राजकाज हो, राजकाज में जो है पूरी तरह जो है अंग्रेजी छाई हुई है, अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। और अंग्रेजी जानने वाले को ही श्रेष्ठ माना जाता है। अंग्रेजियत मानसिकता काम करती है। अंग्रेजी को लेकर के जो एक श्रेष्ठता की मानसिकता है, यानी सुपियोरिटी जो है दिखती है। लेकिन हिंदी को लेकर के वहीं जो है इंफीरियरिटी दिखती है। तो अंग्रेजी एक तरह से जो है, हिंदी जो है एक आदर्श की भाषा है, लेकिन अंग्रेजी जो है व्यवहारिक भाषा है, राजकाज की भाषा है, सत्ता की भाषा है। और आप देख रहे हैं कि सत्ता की भाषा मध्यकाल में भी आप देखेंगे, मध्यकाल में जो है संस्कृत भी जो है सत्ता की भाषा थी और फारसी भी थी। फारसी जो है राजनीतिक सत्ता की भाषा थी और संस्कृत जो है आंतरिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की भाषा थी। उसके पहले आप देखेंगे तो प्राचीन काल में संस्कृत ही सत्ता की भाषा थी, धर्म की भाषा भी थी और संस्कृत सत्ता की भी भाषा थी। राजपूतों को आप देखेंगे, राजपूतों को गो वेद ब्राह्मण के साथ संस्कृत भाषा को महत्व दिया जाता था। जब उनका जो राजपूतों का जो है एक तरह से समाजीकरण हुआ, संस्कृतिकरण हुआ, तो वो जो है उस समय उनको उनके सामने ये शर्त रखी गई, उन्हें बर्बरता से सभ्यता में आना है, उनको यानी उनका संस्कृतिकरण होना है, उन्हें सांस्कृतिक होना है, सुसभ्य और सुसंस्कृत होना है। तो उन्हें गो वेद ब्राह्मण और संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से ग्रहण करना है। ये सामंती काल में ये व्यवस्था थी। तो आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल से जो है लेकर के पूर्व मध्य काल तक देखें तो संस्कृत जो है एक सत्ता की भाषा थी। संस्कृत की सत्ता जो है सर्वव्यापी थी। और उसके बाद मध्यकाल में देखेंगे तो संस्कृत और फारसी दो सत्ताओं की भाषा थी। आज अंग्रेजी सत्ता की भाषा है। ऐसे स्थिति में जो हिंदी जनगण है, यानी हिंदी बोलने वाले जो समुदाय हैं, उनको भी आप देखेंगे कि जो शासक वर्ग है इस देश का, वो जो है हिंदी और संस्कृत और हिंदी के आदर्श की बात तो करता है, लेकिन वो सारे अपने बच्चों को शिक्षित करवाने का काम देश विदेश के अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षित करवाने का देशी विदेशी स्कूलों में करता है। जितने आप देख रहे हैं, जितने संपन्न वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है या नेता वर्ग है, बाबा जो बाबा लोग यानी धार्मिक आध्यात्मिक वर्ग है, वह भी देश विदेश के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जो गरीब जनता है वो तो हिंदी स्कूलों में भी पढ़ाने की स्थिति में नहीं। हालांकि आज हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं वो लगभग सरकारी स्कूल हैं, वो लगभग समाप्त प्राय है। सरकार भी जो है निजी शिक्षण संस्थाओं को महत्व दे रही है। तो ये स्थितियां हैं। तो अंग्रेजी की ही सत्ता विद्यमान है। ऐसी स्थिति में तो मैं कहता हूं कि एक तरह से जो कम संपन्न वर्ग हैं या निम्न वर्ग हैं, उनको भी जो है हमारे जो है देखिए परंपरा में, हमारे परंपरा के महापुरुषों ने सबने शिक्षा को पहले नंबर पर रखा है। तो शिक्षा को ही नहीं महत्व देना है उन्हें, बल्कि उन्हें यह भी महत्व देना है कि उन्हें जो है जनता की भाषा के साथ साथ सत्ता की भाषा में भी उन्हें शिक्षित होने की जरूरत है। नहीं तो वो सत्ता के शिकार होंगे, सत्ता के द्वारा शोषित होंगे और हाशिए में चले जाएंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी जो है
हिंदी की समस्या यह भी है कि हिंदी की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए या जरूरी कि हिंदी सत्ता की भाषा तो बनी नहीं, राष्ट्रभाषा भी नहीं बनी, सत्ता की भाषा भी नहीं बनी। अब जो है संभावना भी नहीं दिखती है, क्योंकि इस देश में अंग्रेजियत मानसिकता के जो लोग हैं वो इतने मजबूत और प्रतिष्ठित हो गए हैं कि वह हिंदी को किसी कीमत पर प्रतिष्ठित होने नहीं देना चाहेंगे। आप देखेंगे कि वो हिंदी में ना तो शिक्षित होते हैं, ना हिंदी में लिखते बोलते भी नहीं है। वो अंग्रेजी में बोलना, लिखना, पढ़ना और राजकीय भाषा के रूप में व्यवहार करना, ये वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं, हिंदी को नहीं बनाते हैं। तो हिंदी को जो है प्रतिष्ठित होने के लिए जरूरी है कि हिंदी जो है जिस रूप में चल रही है चलने दीजिए। साथ ही साथ जो है हिंदी बोलने वाले वर्ग को भी सत्ता की भाषा को भी महत्व देना चाहिए। और जो है अगर हिंदी जो है अगर संस्कृत की शब्दावली को आत्मसात किया है तो अंग्रेजी की शब्दावली को भी आत्मसात करना चाहिए और आत्मसात करके अपने को समृद्ध करना चाहिए, और समृद्ध किया भी है। देखिए ऐसा है, भाषा संस्कृति और कलाओं, भाषाओं संस्कृतियां और कलाएं और साहित्य भी जो है ये पारस्परिक आदान प्रदान करते हैं। ये इनके बीच जो भेदभाव की बात आती है वो सत्ताएं भेदभाव करती हैं। यानी भाषा संस्कृति कला और साहित्य की राजनीतियां होती हैं, लेकिन यह है कि देखा जाए तो ये संस्थाएं पारस्परिक आदान प्रदान करती हैं। सत्ताएं केवल इनके बीच भेदभाव करती हैं या इनको लेकर के राजनीति करने लगती हैं, या किसी को कम महत्व या किसी को अधिक महत्वशाली मानने लगती हैं। तो ये है कि ये चीजें होती हैं। तो हमें जो है यह कहना चाहिए कि हिंदी से हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को हिंदी से ही हमारा केवल राष्ट्रीय स्वाभिमान बनता है, अंग्रेजी से हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान कमजोर होता है। तो यह तो देखिए जो इस देश का जो है साधारण वर्ग है, जो जनता का 90% वर्ग है, वह हिंदी का प्रयोग करता है, और हिंदी का प्रयोग करता है तो उसे राष्ट्रीय स्वाभिमान तो समृद्ध होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं जो उच्च वर्ग है वो हिंदी से बनने वाले राष्ट्रीय स्वाभिमान को महत्व नहीं देता, वो अंग्रेजी से बनने वाले राष्ट्रीय स्वाभिमान को महत्व देता है। तो इस तरह जो है उसे इस झांसे में नहीं आना चाहिए कि हिंदी से ही राष्ट्रीय स्वाभिमान बनता है, अंग्रेजी का प्रयोग करने लगेंगे तो हम उपनिवेशित हो जाएंगे और जो है हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान कमजोर हो जाए। देखिए आज जो है जो उपनिवेशवाद की जो पुरानी अवधारणाएं थी, प्राचीन काल की, मध्यकाल की और जो है आधुनिक समय की शुरुआती जो उपनिवेशीकरण की या उपनिवेशवाद की जो अवधारणाएं थी, अब अवधारणाएं उसी रूप में नहीं चल रही। आज भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की बात है। देखिए भूमंडलीकरण वैश्वीकरण जो आया है उसमें राष्ट्र राज्य या कल्याणकारी राज्य, आज सारी अवधारणाएं समाप्त हो गई। अब जो है केवल यह रह गई है कि अब राष्ट्रीय राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्य या कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं अब अब नहीं चल रही। अब ये लगभग समाप्त हो गई। अब जो है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जो है वैश्वीकरण की नीतियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि औपनिवेशीकरण जो विश्व बाजार है या औपनिवेशीकरण, आज जो नव उपनिवेशीकरण जिसे कहा जा रहा है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जो है जिसे जो है नव उपनिवेशीकरण भी कह दिया जाता है। हालांकि भूमंडलीकरण के पहले नव उपनिवेशीकरण शब्द का प्रयोग हो रहा था, लेकिन आज जो है भूमंडलीकरण वैश्वीकरण के संदर्भ में नव उपनिवेशीकरण शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो आज आप देख रहे हैं कि अब जो है राष्ट्र राज्य या जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं अब लगभग समाप्त हो गई हैं। अब राज्य की सीमाएं सब समाप्त हो गई हैं। अब जो है विश्व को जो है एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखा जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल्स हैं वो ग्लोबल नेशनल्स के रूप में हो गए, ग्लोबल जो कंपनीज के रूप में हो गई हैं। जो नेशनल कंपनीज थी, मल्टीनेशनल्स थी, अब ग्लोबल जो है नेशनल्स के रूप में या ग्लोबल कंपनीज के रूप में हो गई हैं। तो आज के वैश्वीकरण के दौर में जो है अब उस तरह की जो है राष्ट्रीय या अवधारणाएं नहीं रह गई हैं। अब जो है वैश्वीकरण की अवधारणा चल रही है। ऐसी स्थिति में जो है अब उपनिवेशीकरण भी अब उस तरह का नहीं रह गया। अब उपनिवेशीकरण भी उस तरह का नहीं रह गया है। अब जो है दुनिया में जो है साहित्य, संस्कृति, कला, भाषा, साहित्य, ये सब दुनिया में जो है बेरोक टोक जो है इनका जो है आदान प्रदान होगा, सतत प्रवाह होगा।
तो अब इस तरह जो है हिंदी से ही केवल राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं बनता है, बल्कि जो है वैश्विक भाषाओं से भी राष्ट्रीय स्वाभिमान बनता है। तो इस तरह इस उच्च वर्ग के जो वर्चस्ववादी है, वर्चस्व कायम करना चाहता है, वो संस्कृत हिंदी की तरह जो है जनता को धकेलता है, और जबकि अपना जो है अंग्रेजी का व्यवहार करता है, वैश्विक भाषाओं में वो जो है वैश्विक भाषाओं का व्यवहार करता है, उनको सीखता है, उनमें शिक्षित होता है, उनको राज का जो सत्ता की भाषा बनाता है, और कमजोर वर्गों को जो है इन भाषाओं की ओर झेलता है। तो कमजोर वर्गों को भी चाहिए कि हिंदी आदि संस्कृत माने भारतीय भाषाओं को सीखने के साथ साथ उसे अंग्रेजी जैसी वैश्विक भाषाओं को भी सीखना चाहिए, और इन सब लेकिन वहाँ के विद्यालयों में अध्यापन करने के लिए भारतीय भाषाओं का भी अंग्रेजी का भी, डच का भी, इस्लामी का भी। और आप देखते हैं कि अधिकांश विदेशी विश्वविद्यालयों में जो हिंदी के पढ़ाने वाले हिंदी भाषा और साहित्य होते हैं,